पहले बात करूंगा मैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में अगर हम कहें तो सेंट्रोमियर जो है वह भुजा के या क्रोमोसोम के ठीक मध्य में उपस्थित होता है, अर्थात इसकी दोनों भुजाओं की लंबाई, चाहे पी भुजा हो चाहे क्यू भुजा हो, क्योंकि जैसा हमने कहा कि पी भुजा अपेक्षाकृत छोटी होती है, लेकिन मेटासेंट्रिक में ऐसा कोई डिवीजन नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। दूसरा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वह एनाफेज की अवस्था में हमको वी आकार का दिखाई देता है। ये एक बड़ा गुणधर्म है जिसके आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यह क्रोमोसोम जो है वह मेटासेंट्रिक है। वी आकार का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब हम एनाफेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेंट्रोमियर बीच में से टूट जाता है और क्रोमोसोम के जो दो भुजाएं हैं उनमें से एक एक भुजा जो है वो अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ गमन करने लगती है, और जब वो गमन करने लगती है तो एस्ट्रल फाइबर जो हैं वह सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं, और जब वो गमन करते हैं तो वी आकार का दिखाई देता है। तो जब इस तरीके की अवस्था होती है तो उसको हम कहते हैं कि वी आकार का हमको किस में दिखाई देता है? एनाफेज अवस्था के अंदर दिखाई देता है। तीसरी चीज अगर मैं इसके साथ में कहूं तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो हैं उनको हम कहते हैं कि पुरातन प्रकार के क्रोमोसोम हैं, अर्थात विकास क्रम की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का विकास अन्य प्रकार के क्रोमोसोम, चाहे वह सब मेटासेंट्रिक हो, चाहे वह टीलोसेंट्रिक हो, चाहे वह एक्रोसेंट्रिक हो, उनसे पहले हुआ। अर्थात सर्वप्रथम विकसित होने वाले जो क्रोमोसोम्स थे उसके अंदर मेटासेंट्रिक थे। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम पाया जाता है, और उनका जो कैरियोटाइप होता है, कि अगर हम कहें कि उनके अंदर जो कैरियोटाइप होता है वो जो है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिखता है, और इस प्रकार का कैरियोटाइप जिस जीव के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होते हैं उस प्रकार के जीव के कैरियोटाइप को हम कहते हैं सिमेट्रिक कैरियोटाइप। वाई सिमेट्रिक? बिकॉज कि सारे एक जैसे हैं। यदि एक आधे में भी परिवर्तन आता है तो उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक टाइप, परंतु यहाँ जब हम बात करते हैं तो दे आर सिमेट्रिक टाइप ऑफ कैरियोटाइप। यहाँ एक शब्द जो मैं दो तीन बार काम ले चुका हूँ जिसका तात्पर्य शायद मैंने आपको नहीं बताया कि कैरियोटाइप क्या होता है। कैरियोटाइप से तात्पर्य हमारा यह है कि किसी जीव के अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स हैं या किसी जीव की किसी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स हैं, यदि हम उनको उसके आकार के क्रम में जमाते हैं तो जो हमको एक बनावट प्राप्त होती है या एक जो हमको सीक्वेंस प्राप्त होती है या एक हमको जो पैटर्न प्राप्त होता है उस पैटर्न को हम कैरियोटाइप कहते हैं। अर्थात अगर हम जब जमाते हैं तो सबसे बड़ा क्रोमोसोम और मेटाफेज क्रोमोसोम जो है वो सबसे पहले होता है, फिर उससे छोटा मेटाफेज, उससे छोटा मेटाफेज, फिर सब मेटासेंट्रिक होते हैं, फिर एक्रोसेंट्रिक और फिर टीलोसेंट्रिक। तो जब भी हम सब मेटासेंट्रिक जमाएंगे तो उसके साथ में हमारा सबसे बड़ा जो होगा वो सब मेटासेंट्रिक होगा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सबसे पहले मेटासेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक और फिर टीलोसेंट्रिक। इन चारों में भी किस तरीके से मेटासेंट्रिक में सबसे बड़ा मेटासेंट्रिक सबसे पहले, फिर उसके बाद दूसरा। मान लीजिए अगर हम कहें कि किसी क्रोमोसोम के अंदर किसी कोशिका के अंदर 10 क्रोमोसोम है या किसी जीव में 10 क्रोमोसोम है, उसमें से 2 मेटासेंट्रिक है, 3 सब मेटासेंट्रिक है, फिर वापस 3 एक्रोसेंट्रिक हैं और 2 टीलोसेंट्रिक हैं। तो मेटासेंट्रिक में जो 2 हैं उनमें से पहला बड़ा जो सबसे बड़ा होगा मेटासेंट्रिक वो 1 नंबर कहलाएगा, फिर उससे छोटा वाला 2 नंबर कहलाएगा। फिर हमने कहा कि सब मेटासेंट्रिक 3 है, तो सबसे बड़ा वाला सब मेटासेंट्रिक जो होगा वो 3 नंबर क्रोमोसोम होगा, फिर उससे छोटा वाला 4 होगा, उससे छोटा वाला 5 होगा, फिर एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक में भी हम यही फॉलो करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होगी। जितने भी तरीके के एम्फीबियंस हैं हमारे पास उनमें करीब करीब सब में मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सामान्यतः उनमें सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक नहीं पाए जाते, उनके अंदर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। मनुष्य की अगर हम बात करते हैं तो 1 और 3 नंबर के जो क्रोमोसोम हैं वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 1, 2, 3 जो है वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। सब मेटासेंट्रिक की बात करूं तो सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जो है वह केंद्र में उपस्थित नहीं होता, ठीक बीच में उपस्थित नहीं होता, और इसके परिणाम स्वरूप एक भुजा की लंबाई बड़ी और एक भुजा की लंबाई छोटी हो जाती है, और इसी कारण से हम इनको पी और क्यू के नाम से पुकारते हैं। पी भुजा जो है वो लंबी हो जाती है और क्यू भुजा जो है उसको हम छोटी भुजा कहते हैं। एनाफेज अवस्था के समय सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो हैं वो हमको एल आकार के दिखाई देते हैं। जैसा हमने कहा था मेटासेंट्रिक जो है हमको वी आकार के दिखाई देते हैं, तो सब मेटासेंट्रिक जो है हमको एल आकार के दिखाई देते हैं। ऑब्वियसली एक भुजा बड़ी और एक भुजा
छोटी होती है। हालांकि ऐसा एक्रोसेंट्रिक में भी होता है, परंतु यहाँ पे एक फ़र्क है दोनों में। वो फ़र्क जब मैं एक्रोसेंट्रिक डिस्कस करेंगे तब उसके साथ बात करेंगे कि क्या फ़र्क आता है। लेकिन इस तरीके मनुष्य के अधिकतर क्रोमोसोम जो हैं वह सब मेटासेंट्रिक होते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जो है वह एक तरफ हो जाता है, बिल्कुल एक तरफ। जैसे सब मेटासेंट्रिक में हमने कहा था कि क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर है वह मध्य में न होकर थोड़ा सा उससे ऊपर या नीचे हो जाता है। लेकिन यहाँ एक्रोसेंट्रिक में वो दूरी जो है सेंट्रोमियर की केंद्र से दूरी जो है वह अपेक्षाकृत ज़्यादा हो जाती है, जबकि सब मेटासेंट्रिक में उस तरीके की स्थिति जो है वो कम होती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उसके अंदर जो भुजाएं हैं, पी भुजा और क्यू भुजा, उन दोनों की लंबाई का अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में ऐसा नहीं होता। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में पी भुजा और क्यू भुजा में अंतर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर जो है वह बहुत ज़्यादा हो जाता है। अर्थात पी भुजा जो है वह अपेक्षाकृत बहुत छोटी होती है क्यू भुजा से। जब हम इसको टीलोमियर अवस्था में देखते हैं कोशिका विभाजन की, तो ये सारे क्रोमोसोम जो हैं वो हमको जे आकार के दिखाई देते हैं। जैसा हमने पहले कहा था कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो हैं वो हमको वी आकार के दिखाई देते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो हैं वो हमको एल आकार के दिखाई देते हैं, तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो हमको जे आकार के दिखाई देते हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सेंट्रोमियर जो है वह दो हिस्सों में टूट जाता है और उनकी भुजाएं जो है अपने ध्रुवों पर गमन करती है एसिल फाइबर। ग्रास हॉपर्स की जो फैमिली है जिसको हम एक्रिडीडी कहते हैं, एक्रिडीडी ग्रास हॉपर्स की फैमिली में जो है वो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो हैं वो अधिकता से पाए जाते हैं, और इसी कारण एक्रिडीडी फैमिली के कारण ही, उसके अंदर पाए जाने के कारण ही शायद इनका नाम जो है वो एक्रोसेंट्रिक रखा गया। इसके साथ एक चीज़ और होती है कि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है उनमें एक सैटेलाइट बॉडी और पाई जाती है और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी पाया जाता है। क्योंकि जब हम सेंट्रोमियर की बात करते हैं तो सेंट्रोमियर को हमने जब वहाँ पे बात की थी, जब संरचना की बात की थी, तो हमने कहा कि सेंट्रोमियर जो है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। उसके अलावा एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है और उसके कारण जो है एक छोटा हिस्सा जो क्रोमोसोम का जो है वो अलग से दिखाई देता है, उसको हम सेटेलाइट बॉडी कहते हैं। और वो सेटेलाइट बॉडी जो है वो अलग से नॉब लाइक स्ट्रक्चर या घुंडी के आकार की संरचना दिखाई देती है। तो ये हमको अलग से पहचानने में भी मदद करता है कि ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। मनुष्यों की अगर हम बात करें तो 13, 15, 21, 22 जो है उसके अंदर सेटेलाइट एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कि जो मनुष्य के 13वां क्रोमोसोम है, 15वां क्रोमोसोम है, 21वां क्रोमोसोम है और 22वां क्रोमोसोम है, उसमें एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है हालांकि ये सारे, लेकिन इनके अंदर सेटेलाइट बॉडी भी पाई जाती है। यहाँ जो चौथे प्रकार का क्रोमोसोम का प्रकार है उसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलो मतलब कोने का, अर्थात यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, जहाँ हम बात कर रहे थे कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे ही जब हम इन चारों का वर्गीकरण कर रहे थे, तो यहाँ जो सेंट्रोमियर है वह बिल्कुल कोने पे आ जाता है या टिप पे आ जाता है, एकदम सिरे पे आ जाता है। और जब वो एकदम सिरे पे आ जाता है तो इस कारण से हम उसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और वो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वह हमको बिल्कुल अलग आकार का दिखाई देता है एनाफेज अवस्था में। यह हमको आई के आकार का दिखाई देता है। आई के आकार का दिखने के कारण हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही भुजा है, परंतु वास्तव में दो भुजाएं होती हैं। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का जो टिप वाला हिस्सा है उसको हम टीलोमियर भी कहते हैं। ये टीलोमियर जो है वो एक तरीके से, अगर मैं कहूँ कि बाद में जब रिसर्च हुई तो उसके साथ में एक चीज़ और आई कि ये टीलोमियर वाला जो हिस्सा है वह किसी भी जंतु की उम्र का द्योतक भी है। कैसे द्योतक है कि समय के साथ में जैसे जैसे विभाजन होता जाता है टीलोमियर का आकार जो है वो छोटा छोटा होता जाता है, और जब वो छोटा होता जाता है या घिसता जाता है तो उसके आधार पे जो है वो जंतु की उम्र का पता भी लगता है। इस डायग्राम में जितनी हमने 4 स्लाइड में बात की, हमने इस डायग्राम में देने की कोशिश की। जैसा मैंने कहा था कि जो सबसे बड़ी जो बात मैंने कही थी कि एनाफेज अवस्था में जो है इनका आकार कैसा दिखता है, तो वो यहाँ हमको स्पष्ट है कि किस तरीके से दिखते हैं। हमारे पास वी शेप में है तो मेटासेंट्रिक हैं, एल शेप में है तो सब मेटासेंट्रिक हैं, जे शेप में है तो एक्रोसेंट्रिक हैं, और उसके बाद आई शेप में दिखते हैं तो टीलोसेंट्रिक है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सेंट्रोमियर की पोजीशन की बात करते हैं तो मेटासेंट्रिक में बीच में,
बीच आखिरी और बीच के किसी हिस्से पे क्लोज टू एंड अर्थात एक कोने के अंदर, और टीलोसेंट्रिक मतलब बिल्कुल कोने पे पाया जाता है। तो इस डायग्राम में हमने जो 4 स्लाइड की बात की उसको हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की।